Welcome back students. Yes बच्चों, now in this video we will discuss the remaining part of the chapter pollution number 20 of class 5th class का बच्चों आपको पता है हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने उसमें उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस किया था वाटर पोल्यूशन के बारे में एंड एयर पोल्यूशन के बारे में, और अब इस वीडियो में हम नॉइज़ पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। नॉइज़ पोल्यूशन, देखो नॉइज़ का मतलब क्या होता है, नॉइज़ किसको कहते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप क्लास में जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है ना, तो आपकी मैम क्या कहती है, डोंट मेक अ नॉइज़, कीप क्वाइट कहती है ना, शोर मत करो। तो शोर से पोल्यूशन कैसे हो जाता है, पोल्यूशन कैसे होगा, तो जानते हैं इस बारे में। अब इसमें दे रखा है नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, तो वो कैसे होता है। अब क्लास में आप इतना शोर तो करते नहीं हो जिससे पोल्यूशन हो जाए, तो होता है। वो कैसे होता है, जब सब लोग एक साथ मिलकर शोर करेंगे तो ऑब्वियस है कि साउंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो और भी क्या क्या तरीके, तो सिंपल बात हुई, बाकी हम इसको जो है वो लिटरेरी पढ़ते हैं। क्या होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में मैंने आपको बताया कि जैसे अब ऑलमोस्ट वर्क जो है वो मशीन, ऑलमोस्ट ऑल वर्क जो है वो मशीन के थ्रू किया जाता है। तो जो मशीन्स होती हैं वो साउंड प्रूफ तो होती नहीं, आवाज़ तो आएगी ही आएगी। तो उससे क्या है, तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वो मोर प्रोन एरियाज होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, मतलब जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो उसमें ध्वनि प्रदूषण जैसे जो है वो प्रॉब्लम होती है उस एरिया में। द प्रेशर ऑफ नॉइज़, वहाँ पर नॉइज़ का एक प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का कि उसमें जो है साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं उसको। देखो हमारे जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उनकी भी ना एक लिमिट होती है कि वो कितनी कितने तेज शोर बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी भी एक ना एक लिमिट होती है, कानों की कैपेसिटी कहते हैं उसको, कि भाई कितना जो है डेसिबल जो है आप साउंड को बर्दाश्त कर सकते हो। तो जब साउंड की जो हमारी जो इंटेंसिटी है, जो जिस इंटेंसिटी से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, साउंड होती है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन के अंडर आता है। अब जैसे सपोज कीजिए आपके कान कितनी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आवाज़ तेज़ हो जाती है, तो हमारी जो एयर में है ना नॉइज़ पोल्यूशन, हमारे जो एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन होता है। जस्ट लाइक मैरिज है, पार्टीज़ है, या पर कहीं पर जागरण हो रहा है तो वहाँ पर साउंड सिस्टम लगा होता है और इतनी तेज़ आवाज़ें आती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कान है उसको बियर नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कानों की जो कैपेसिटी होती है वो 20 जो है डेसिबल्स होती है, तो उससे ज़्यादा जो है हम नहीं सुन सकते हैं। तो इस तरह का जब साउंड होता है जो अनबियरेबल होता है तो उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ओके, द नॉइज़ पोल्यूशन मेनली कॉज बाय व्हीकल्स। आपने देखा होगा कार में जब बसेस के इतने जो है इतने हाई साउंड होती है, लाउड साउंड होती है, जब वो हॉर्न बजते हैं उनके, वो हमारे कान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमें हेडेक भी होने लगता है ना। लाउड म्यूजिक होता है मशीनों का, लाउड स्पीकर्स का, तो एरोप्लेन्स का, तो उससे क्या नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स। जब एक तो हॉर्न होता है कि हम किसी को अलर्ट करने के लिए बेचारे एक ज़बरदस्ती बार बार हॉर्न हॉन्किंग करते रहेंगे, हुटर करते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, ऑन द रोड्स पर ऑटोमोबाइल्स एंड द साउंड ऑफ रनिंग ट्रेन्स, और जो ट्रेन्स रन करती हैं जब उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। हैवी इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल प्रोडक्शन यूनिट्स, मेटल प्रोडक्ट्स, fabrication plants, printing presses and textile industries can cause noise pollution। अब देखो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मशीनें होती हैं, है ना, मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनसे भी साउंड आती है, मेटल प्रोडक्ट्स हैं उनसे तो और भी ज़्यादा आती है, फैब्रिकेशन जो प्लांट्स होते हैं जो कपड़े बनाने वाले, तो उनके से भी आती है आवाज़ें। प्रिंटिंग प्रेस में आपने देखा होगा कितनी तेज़ आवाज़ आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से भी आती है, क्या इनसे सबसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब देखो नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर। सडन इंक्रीज इन नॉइज़ कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। अगर बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ बढ़ जाता है, साउंड बढ़ जाती है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। हार्ट जो है हमारा जो है एक लिमिट की साउंड को बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा आवाज़ से कुछ लोग होते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
नॉइस पोल्यूशन की वजह से इंसोम्निया एक डिजीज़ है वो हो जाती है। लाउड नॉइस कैन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग इन पीपल, और ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने की वजह से आपके जो हियरिंग एड्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, हियरिंग का लॉस भी हो सकता है। स्टेप ऑफ नॉइस पोल्यूशन, स्टेप टू कंट्रोल, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किन किन स्टेप्स को उठाना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, किन स्टेप्स को लेना चाहिए। मशीन दैट प्रोड्यूस लेस साउंड शुड बी यूज्ड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी मशीनों का यूज़ करें जिनमें कम साउंड आती है, कम आवाज़ आती है, और दे शुड बी रन इन साउंड प्रूफ हॉल्स, और जो हॉल हों, जिन हॉल में वो यूज़ की जा रही हैं, कोशिश करें कि इट इज़ पॉसिबल कि वो जो हॉल है जहाँ पर मशीनें रखी हैं वो साउंड प्रूफ हो, मतलब वहाँ की आवाज़ बाहर ना जाए। प्रॉपर मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन ऑफ मशीन्स हेल्प्स टू रिड्यूस, अब देखो क्या होता है, जो मशीनरी होती है इसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कभी कभी कोई इंटरनल ऐसा पार्ट होता है जिसके ख़राब होने की वजह से वो साउंड क्रिएट करता है, तो उनकी जो है प्रॉपर मेंटेनेंस जो है मशीनों की होती रहनी चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन कम हो। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑन द रोड शुड बी बैन, और रोड पर जो हॉर्न बजाए जाते हैं बसेस में, गाड़ियों में, इनके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए इफ़ दे आर ब्लॉन अननेसेसरी, अगर वो अननेसेसरी बजाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर हॉर्न पर बैन लगाया जाना चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग साइड द रोड्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, अब देखो जो ट्रीज, देखो हर जगह ट्रीज की बात आती है, पेड़ जो होते हैं अगर वो पेड़ लगाए जाए रोड साइड एरिया में तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन है जो है मतलब रिड्यूस होता है, नॉइस पोल्यूशन कम होता है, जो पेड़ है वो आवाज़ों को रोकते हैं, कम करते हैं। फैक्ट्री शुड बी फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, और ये भी एक मेन फैक्ट है कि जो फैक्ट्री जो होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आउटसाइड एरिया में होनी चाहिए, उनसे जो रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं और रिहायशी इलाकों से जो है फैक्ट्रीज थोड़ा दूर होनी चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये हमारा समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। अब आप सोचोगे कि सॉइल कैसे गंदी हो जाती है, मिट्टी कैसे गंदी होती है। सॉइल मीन्स मिट्टी, यानी कि मृदा प्रदूषण, मिट्टी में कैसे प्रदूषण होता है मिट्टी का चलो जानते हैं। विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब आपको मैंने बताया था कि बूमिंग पॉपुलेशन, बूमिंग मतलब कि जो बढ़ती जा रही है लगातार तेजी स्पीड से, तो जो पॉल्यूशन पॉपुलेशन के बढ़ने से ऑब्वियस है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ी है ना। तो रिक्वायरमेंट्स में जो हमारी बेसिक नीड्स उसमें क्या क्या आता है, क्या आता है बच्चों, खाना, है ना, जो फूड है हमारा, और फूड के लिए हमें क्या करना होता है, खेती करनी होती है ना। अब क्या होता है, खेती तो होती ही है, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ऑब्वियस है कि वो खाना भी ज़्यादा खाएगी, कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन भी होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कब, तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है, तो लैंड जो है उनमें लार्ज एरियाज में जो है कल्टीवेशन किए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है, ताकि हायर यील्ड मतलब उच्च पैमाने पर जो है वो उत्पादन हो सके। तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जो जल्दी से फसलें उगें, है ना। तो उसमें कुछ रसायन खाद डाली जाती है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवाएं जो होती हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, जिनसे क्या होता है उत्पादन तो बहुत तेज़ी से हो जाता है, लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी होती है हमारी सॉइल की वो कम हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। द ओवर यूज ऑफ दिस केमिकल, जब हम इनका ओवर यूज करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, और इसी को ही सॉइल पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अब इनके कारणों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग ऑन द सॉइल, अब जैसे ऑयल यानी कि जो तेल होता है, फ्यूल जो मिट्टी में डाला जाता है, उससे हमारी जो लैंड है, सॉइल है, वो डिग्रेड हो जाती है। एक्सेस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, तो उससे हमारी सॉइल पॉल्यूट होती है। कंटामिनेटेड सरफेस वाटर पोल्यूटेड द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल, अब जो वाटर पोल्यूट वाटर जो हम डालेंगे लैंड पर, उसको धरती पर, तो उससे क्या होता है, जो अपर सरफेस होती है मतलब ऊपर की सतह होती है, ऊपरी सतह होती है हमारी मिट्टी की, वो खराब हो जाती है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, अब जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है जब वो बाहर फेंका जाता है तो वो लैंड के ऊपर ही डाला जाता है जिसपे सॉइल होती है, तो वो क्या है, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है।
वेस्ट फ्रॉम माइंस एंड लैंडफिल्स, लैंडफिल्स जो होते हैं जहाँ पर, और माइंस जो खाने खोदी जाती हैं, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। ओके, नाउ फैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन का हमारे एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि फर्टिलाइजर्स जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी लैंड की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। इंक्रीज्ड पोल्यूटेंट्स इन द सॉइल आर हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और ये जो जब पोल्यूटेंट्स बढ़ते जाते हैं मिट्टी में तो उससे हमारे जो फसलों की जो मतलब ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, वृद्धि है, वो रुक जाती है, उसके लिए नुकसानदायक होता है। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स हार्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, कीटनाशक दवाएं जो होती हैं, उसमें कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो हमारी मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सॉइल इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं मिट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं, और ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। स्टेप्स टू सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी जुडिशियली यूज्ड। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका बहुत ही जो है, जुडिशियली का मतलब है बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उनका यूज़ करना चाहिए। जुडिशियली का मतलब हमारे अंदर एक विवेक शक्ति होनी चाहिए कि कहाँ पर उनको यूज़ करना जरूरी है वहीं पर यूज़ करें, मतलब अननेसेसरी उनका जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, मतलब जितने जरूरी है उतना ही यूज़ करें, क्योंकि एक्सेस जब होगी तो फर्टिलिटी तो डाउन होगी ही होगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, तो हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितने की जरूरी है, हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट सच एज टिन, कॉपर, आयरन, ग्लास शुड नॉट बी डम्प्ड इन द सॉइल। अब जो सॉलिड वेस्ट होता है, अब देखो एक तो वेस्ट होता है लिक्विड्स वेस्ट है ना, दो कूड़ा करकट होता है, तो जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड का मतलब जिन्हें हम अपने हाथों से उठा सकते हैं, तो उनको मिट्टी में डंप नहीं करना चाहिए। दे कैन बी रिसाइकल टू फॉर्म न्यू मटेरियल्स। आपने देखा होगा कि हम जो है, जो पुराना मटेरियल होता है, जैसे आयरन की फॉर्म में है, कॉपर की फॉर्म में है, तो इनको गलाकर नया बनाया जाता है, तो इसको रिसाइकलिंग कहते हैं कि उसको दोबारा से यूज़ करना। तो हमें उनको वेस्ट को इस तरह से ना फेंक कर उनको जो है, कुछ ऐसी स्पेशल शॉप्स खुली होती हैं जहाँ पर हम इनके बदले इनको देकर वापस कुछ हमें मिलता है, मीन्स कुछ आप अर्न भी कर सकते हो, मनी भी मिलता है। तो इन चीज़ों को क्या है, ऐसे ना फेंक कर इनको जो है रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए। जैसे कि घर में कबाड़ी वाला होता है ना, कबाड़ी आता है, तो वो टीन की बोतलें होती हैं या फिर कोई भी मतलब सब्सटेंस होता है, तो वो चीज़ें उनको दे दी जाती हैं, जिससे कि फैक्ट्रीज में उनको गलाकर दोबारा से नया मटेरियल बनाया जाता है। तो ये चीज़ें तो हमारी रिसाइकल हो सकती हैं, तो हमें ज़्यादा वेस्ट जो है बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इनको कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए। सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ। ओके, नाउ क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज्ड टू थ्रो गार्बेज। अब क्लीन एंड वेल कवर्ड, अब जो हमारे डस्टबिन होने चाहिए बच्चों, जब हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं वो कवर्ड होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप डस्ट डाले जा रहे हैं, उसमें गार्बेज डाले जा रहे हैं, वो गंदा हो रहा है, तो उसमें भी तो फिर जो है जर्म्स होंगे और हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे जो हमारी हेल्थ इशू क्रिएट करेंगे, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो क्लीन होने चाहिए और कवर्ड होने चाहिए। शुड बी यूज टू थ्रो गार्बेज, और उनका यूज़ जो है वो गार्बेज को डालने के लिए जो यूज़ करना है डस्टबिन का, क्लीन एंड कवर्ड होने चाहिए। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव कैसे होता है, जैसे पानी के साथ बह जाते हैं मिट्टी के उपजाऊ तत्व, या फिर हवा के साथ बह जाते हैं, तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन। तो उसको रोका जाना चाहिए ताकि ग्रास और प्लांट्स लगाएं जिससे कि मिट्टी को वहीं पर रोक लिया जाए। द एक्सक्रीटरी वेस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर बायोगैस, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जैसे कि आपको बताया गोबर वगैरह जो होता है एनिमल्स का, तो उनका जो है बायोगैस बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम इन स्टेप्स को यूज़ करके मैंने आपको सभी के लिए बताया कि कौन कौन से स्टेप सॉइल पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, है ना, नॉइज पोल्यूशन के लिए। तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करके इन पोल्यूशन से बच सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन, हरा भरा एंड फ्रेश बना सकते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय बच्चों, बाय बाय।